नमस्कार। कर्मयोगियों की कर्म गाथा में आप सबका पुनः स्वागत है। आज की मेहमान हैं हमारे साथ मिसेस प्रीति मिश्रा जी, जो कि बहुत सारी प्रतिभा की धनी हैं और उनके साथ आपको बातचीत करके निसंदेह बहुत सारा प्रोत्साहन भी मिलने वाला है। वो डिप्लोमेट वाइफ हैं और बहुत सारे चीज़ों में वो संलग्न है, स्पेशली भारतीय सभ्यता, भारतीय कला, संस्कृति और साड़ियों के उत्थान के लिए उन्होंने विशेष तौर से कार्य कर रखा है। वो भाषाविद भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनके जीवन में, और हम उन्हीं के मुख से अब पूछते हैं कि वो ऐसी स्थान पे पहुँचकर इतना अच्छा कार्य कैसे कर पा रही हैं। प्रीति दीदी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। और इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन आपने किया, और उसके लायक नहीं हूँ, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बुलाने के लिए बहुत सारा थैंक यू। बस आपने जीवन में यहाँ तक का सफर तय किया दीदी, तो हम ये जानना चाहेंगे कि किस परिवेश से आप आए और कहाँ तक आपने यहाँ तक पहुँचने के अंदर क्या-क्या परिस्थितियों का सामना किया, ताकि हमारे जैसे कई साथियों को प्रोत्साहन मिले और हमें लगे कि हाँ, भारतीय सभ्यता का विस्तार करना कितना आवश्यक है। तो देखिए, मेरा जन्म तो बलिया में हुआ है, यूपी का एक जगह स्थान में। और वहाँ पे मेरा जन्म हुआ, और मेरी पढ़ाई लिखाई रहना सब कुछ बनारस में हुआ। और तो बलिया के तो बारे में सब लोग जानते हैं, बागी बलिया। तो और मेरे परिवार का भी कुछ सब दादाजी लोग काफी उसमें थे, समाज सेवा में थे। और बड़े पापा थे तो उनको भी पद्मश्री समाज सेवा के लिए ही मिला था। और मेरे दादाजी व्यवसाय में थे, लेकिन काफी कुछ समाज सेवा किया। और काफी, जैसे कि बलिया की हिस्ट्री आप देखिएगा, तो जो फर्स्ट एनिवर्सरी इंडिपेंडेंस का मना 72 में, तो उसमें करीब 600 से ऊपर स्वतंत्रता सेनानियों को पुरस्कार दिया गया था, न उनको किया गया था। और तो वहां से मुझे मुझे लगता है मैं बहुत वो रही हूँ, अ, बहुत फॉर्चुनेट रही हूँ कि वहां पे मेरा जन्म हुआ। और मेरे पिताजी बताते थे, अब तो रहे नहीं, तो बताते हैं कि कैसे बलिया में इंडिया का पहला तिरंगा, क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद सबसे पहले बलिया में उसको पुलिस चौकी पे फहराया गया था। बेरिया पुलिस चौकी था। और कैसे कितने हजारों की तादाद में लोगों ने वहां पे वो किया था, परेड निकाला था। और बिल्कुल सब कुछ अपने हाथ में ले लिया था हिंदुस्तानियों ने। और ब्रिटिश साम्राज्य का एकदम वो हो गया था। और फिर उसमें उसी दौरान चीतू पांडे जी हमारे यहाँ गौशाला में छुपे हुए थे। और फिर कैसे उनको वो बचाए गए। फिर एक पुलिस आया, उसको थोड़ी भनक लग गई, तो उनको रातों रात गंगा जी को पार करा के उनको बक्सर की तरफ निकाला गया। तो बहुत जैसी कई कहानियां थी जो हम सुन के बड़े हुए। और अच्छा लगता था। और उसके बाद फिर जब बनारस आई, तो बनारस काशी की तो महिमा अपरंपार है। काशी का तो होना वो अपने आप में एक बहुत मतलब आपको प्रकाश देती है। तो और फिर वही पढ़ाई लिखाई हुई, सब कुछ हुआ। और उसके बाद फिर काशी ने हमको जो सबसे बड़ी चीज दी वो थे कबीर। कबीर हमको मिले वहीं पे। और क्योंकि वहां पे कबीर से आप दूर नहीं रह सकते। अगर आप काशी के हैं तो आपको हर बोली में, हर जगह आपको कबीर मिलेंगे, उनका दर्शन प्राप्त होगा। और उ- उ- उससे हमें बहुत बल मिलता है। उसके बाद मेरी शादी हुई, बनारस के ही रहने वाले हैं। और
बहुत कैथलिक फैमिली में हुई, और मेरी मुझे बहुत गौरव की बात लगती है कि मेरे पति राजदूत हैं आयरलैंड में अभी, इंडिया के। और मुझे मुझे भी उनके साथ इंडिया को रिप्रेजेंट करने को मिलता है। और ये बहुत ये प्लेटफॉर्म जो है मतलब तो यहाँ पे मुझे अपनी भारतीय संस्कृति को समझने का, दिखाने का एक पूरा एक जो जरिया बना है, और जो तो वो बहुत ही अपने आप में बहुत क्या बोले, बहुत बल देता है। और मुझे बहुत गौरव महसूस होता है कि मैं वो करती हूँ और उसको बढ़ावा दे रही हूँ, और अपने से जितना हो सकता है मैं उसको करती हूँ। और ये है कि हाँ, हम लोग जैसे 3-3 साल बाद बदलता रहता है, तो वो पोस्टिंग आती है, तो वो जगह से एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। तो उसमें जितना भी, और हर हर जगह की अपनी वो है कि उसके हिसाब से चलना होता है और करना होता है, तो उसको हम फॉलो करते हैं। और इसी तरह बस आगे भी ऐसे करने का इरादा है। पूरे विश्व में घूम के मतलब आपको फिर भी भारत से इतना लगाव है, तो वी शुड बी थैंकफुल। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम ऐसी हस्ती के साथ आज बैठ पाए। दीदी, आपकी साड़ियों पे तो मैं बहुत ज्यादा अच्छी हैं, और आपको वो सागा ऑफ साड़ीज का कैसे आइडिया आया लोगों तक आप बताइए। आपके हैंडलूम का तो यू हैव डाइवर्स टेस्ट डेफिनेटली, तो टेल अस समथिंग अबाउट इट। कुछ कैसे आपने वो शुरू किया इनिशिएटिव? साड़ी का भी मैं बोलूंगी कि देखिए, काशी के हूँ, और काशी को तो काशिका बोला जाता है, द शाइनिंग वन। और वो शाइनिंग वन आया है वो ब्रोकेड कपड़े से, ब्रोकेड साड़ियों से ही उसका नाम आया है। तो मैं तो काशी की हूँ, बचपन से वो देखती आई हूँ, और वो कहीं ना कहीं अंदर था। और जब मैं बाहर आई हूँ, मेरा और ज्यादा हुआ है, क्योंकि कहते हैं ना कि आप तो वतन से दूर जाते हैं तो वतन आपको खींचता है। तो वही मुझे लगता है कि मुझे साड़ी में वही चीज दिखता है। और जब जैसे मैंने अपने आप को और वो किया कि साड़ी की जो हिस्ट्री है, तो अगर आप देखिए कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में साड़ी एक वेपन की तरह यूज किया गया, क्योंकि वो एक माध्यम था दिखाने का। पहली बात कि इतनी औरतें फ्रीडम स्ट्रगल में थी, वो भी एक था साड़ी दिखाने का, कि साड़ी पहन के वो जाती थी। दूसरा था खादी की साड़ियां, हैंडलूम साड़ियां। ये सब हमें सेल्फ रिलायंट दिखाता था। और जैसा महात्मा गांधी जी का था कि हम सब फॉरेन चीजों को वो कर दें, तो वो साड़ी एक बहुत ही, साड़ी का जो हमारा, जैसे हमारा इतिहास तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमारे ऋग्वेदा में लिखा हुआ है कि जो सोलर सिस्टम है वो इस तरीके का है कि जैसे वीवर्स ने साड़ी को, फैब्रिक को बुना हो, उस टाइप का सोलर सिस्टम मतलब वो। तो फैब्रिक को तो बहुत भगवान को देखिए कि हम जब चढ़ाते हैं तो एक अनस्टिच्ड फैब्रिक चढ़ाते हैं। तो आज भी मंदिर में आप जाइए तो एक अनस्टिच्ड फैब्रिक लेके हम उसको चढ़ाते हैं भगवान को। तो साड़ी का सोचिए, और संस्कृत में आप देखिए तो सती है, सती का मतलब अनस्टिच्ड फैब्रिक है, कपड़ा है। तो ये हमारा कितना ये पुराना इतिहास है, इसको हम छोड़ कैसे सकते हैं। और इसको तो हमें आगे ले जाना है। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमें मतलब वो करती हैं। और आज तो आप ये कहिए कि साड़ी इज अ ग्लोबल गारमेंट, एंड इट इज द मोस्ट एंशियंट गारमेंट, बट इट्स अ ग्लोबल गारमेंट नाउ। कितने ना कि हमारे डिजाइनर्स ने, इंडिया के, बल्कि इंटरनेशनल डिजाइनर्स कितने सारे हैं, डोल्चे गबाना है, कितने सारे हैं जिन्होंने गारमेंट को डिजाइन किया है साड़ी से इंस्पायर्ड होके।
तो आप ये सोचिए कि और कितने हमारे लोग हैं जो उसमें पहनते हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी पहना जाता है और बहुत प्राइड के साथ। तो मुझे लगता है कि हम लोग को इसमें सबको आगे आना चाहिए और पहनना चाहिए। और वीवर्स को, और आप भी यकीन नहीं मानिए कि वीवर्स में कम से कम 70 to 80% are women who help in the process of making handloom sarees. तो जब हम पहनते हैं बजाय कि कुछ और खरीद के, तो हम उनको भी, उनके काम को बढ़ावा देते हैं। उनकी उनकी जो आर्ट फॉर्म है, जो 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 भी जुड़े हैं इसमें, सबको हम वो बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये तो हमें मतलब ये तो मैं दिल से करती हूँ और आगे दिल से करती रहूंगी, और यही मेरा मतलब इरादा है। बहुत अच्छे से बता रहे हैं आप। और सच में स्त्री मनोरम लगती है अगर वो इस परिधान में हो, साड़ी में, तो उनकी अलग ही छवि सामने आती है, समाज के व्यक्तित्व निखर के आता है। और आपने बहुत सारी भाषाएं भी सीख रखी हैं, तो विच लैंग्वेज इज योर फेवरेट? और कैसे सीखा? और क्या इतना आसान होता है सीखना? मतलब आई थिंक शायद आपको 5 भाषाएं आती हैं, तो बिल्कुल आप उस पे भी बताइए हमें कुछ। देखिए, हमने देखा है कि हम बल्कि फॉरेनर्स लोग को भी बताते हैं कि कोई भी हिंदुस्तानी से अगर आप मिलिएगा तो उसको 3 भाषाएं तो आती ही होंगी। एक हिंदी आएगी, एक इंग्लिश, और एक उसका जो भी डायलेक्ट होगा। अगर वो महाराष्ट्र से होगा तो मराठी आएगी, गुजरात से होगा तो गुजराती आएगी। और हम चूंकि बनारस के हैं तो मुझे वहाँ का डायलेक्ट भोजपुरी आता है। और उसके बाद जब मैं ये बाहर निकली हूँ तो मैंने स्पेनिश सीखा, इंग्लिश सीखा, इटालियन सीखा, और भी कई लैंग्वेजेस हैं जो आते हैं, क्योंकि हम और भी कंट्रीज में थे, नेपाल में थे, तंजानिया में थे, जहाँ डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती है। तो लेकिन स्पेनिश मैंने वहां से अमेरिका से, सैन फ्रांसिस्को में जब मेरे हस्बैंड पोस्टेड थे तो मैंने स्पेनिश वहां से मास्टर लेवल किया है। और आसान नहीं था क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे, और बच्चे छोटे थे। फिर अमेरिका में जैसे होता है कि आपको आपको हर जगह बच्चों को, कुछ उनके क्लासेस हैं, ये है, सारा देखना पड़ता है। आपको ड्राइव करके ले जाना है, तो ये करना है, ड्रॉप करना है, पिकअप करना है। एंड देन हमारी भी लाइफ बहुत वो होती है कि हस्बैंड के साथ जो सहयोग देना होता है। तो वो सारा कुछ करके फिर मैं जैसे इवनिंग क्लासेस भी करती थी, सेमिनार क्लासेस वगैरह करके सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से मैंने फिर स्पेनिश में अपनी पढ़ाई की। और एक फॉरेन लैंग्वेज में करना अपने आप में ही एक थोड़ा सा वो था कि हिम्मत वाला काम था, लेकिन मैंने उसका बीड़ा उठाया, उसको किया। और हमारे प्रोफेसर्स भी जो थे वो स्पेन के थे, नेटिव स्पीकर्स थे, तो बहुत अच्छा था। और लेकिन उसका मुझे भरपूर मैं फायदा मिला आगे। और हमने दिल्ली पब्लिक स्कूल में भी स्पेनिश मतलब कोऑर्डिनेट करके उसको स्टार्ट कर पाया, जो ऑल ओवर इंडिया जो वो था। और प्लस हमने उस पे भी कई कुछ लिखा है, करा है, तो स्पेनिश में तो उसका मतलब। और देखिए मतलब मैं तो कहती हूँ कि किसी को भी अगर टाइम मिले तो लैंग्वेज लर्न करिए, कोई न्यू लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज लर्न करने का मतलब होता है कि आपको अ, एक अलग बिल्कुल डिपार्टमेंट मिलेगा जिसमें आपको वहाँ का लिटरेचर, वहाँ का उस उस कंट्री, उस लैंग्वेज की कंट्री में जाएंगे तो मतलब यू देयर सो मच लर्निंग टू डू व्हेन यू नो द लैंग्वेज। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। डेफिनेटली। तो और दीदी, एक बात और जानना चाहेंगे कि आप इतने सारे परिवेशों को आपने देखा, इतने लोगों के संपर्क में, तो बीइंग ए साइकोलॉजी स्टूडेंट और अ लर्नर, क्या हमारे ह्यूमन टेंडेंसी सबकी एक सी ही होती है, एक सी सोच होती है, या विदेशों में अलग तरह की सोच है, भारत की अलग सोच है? बहुत फर्क है, या हम मानव एक ही तरह का होता है सभी परिवेश में?
देखिए, मानव, आई थिंक सब लोग एक ही तरह के होते हैं, लेकिन हम लोग की जो कंडीशनिंग होती है अ, कि तो वो अलग अलग है। एंड ऑफ कोर्स वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लाइमेट, बाय लिविंग कंडीशंस। और और अगर आप बहुत डेवलप्ड कंट्री से हो तो आपकी बहुत सी सुविधाएं आपको ऐसे ही मिल जाती हैं। आप उसको लग्जरी नहीं समझते हो, आप उसको बहुत बेसिक समझते हो। तो ये सब पूरा मिला के बहुत डिफरेंसेस होती हैं पर्सनल लेवल में, सोसाइटी के उसमें आप देखिए तो वो रहता है। तो लेकिन अभी जैसे कि मैं एक बताती हूँ कि एक यहाँ से योगा की कोई इंस्ट्रक्टर गई हुई थी गोवा में। तो उन्होंने उनका, मैं ऐसे ही पढ़ रही थी, कहीं पेपर में निकला था तो मैं पढ़ रही थी, मुझे बड़ा वो लगा। वो बोली कि योगा के क्लासेस वगैरह उन्होंने किया, तो योगा जैसे योग हमारा, कैसे योग तो है ही है कि समभाव रखना सिखाता है। तो वो बोली कि 3-4 दिन बाद मुझे तो एकदम ध्यान नहीं था कि मैं अपना बाल बना रही हूँ कि नहीं बना रही हूँ, मतलब बीइंग आयरिश। तो बोले बाल बना रही हूँ कि नहीं, ये कर रही हूँ कि नहीं। मैं बस सुबह जाती थी, वो योग आसनास करती थी। और वहां पे मतलब जिस तरीके से उन्होंने लिखा, तो बड़ा टचिंग टचिंग लगा मुझे। तो मैं उनसे मिली भी और मैंने ये चीज बताया। तो देखिए, हम लोग में यही फर्क हो जाता है कि फिर जब वो उन्होंने देखा कि उनको अप्रिशिएट किया, उन्होंने इंडिया का जाके देखा कि आप लोग का खाना कैसा है। शी बिकेम वेजिटेरियन कि ये है। तो उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया। तो मेन ये है कि आदान प्रदान होना बहुत जरूरी है कल्चर में, डिफरेंट कंट्रीज में। और सब भी बहुत अच्छी बातें भी हैं और उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। और और जैसे हम ही लोग का जो कल्चर है इतना सालों पुराना है, हर चीज के पीछे इतना साइंटिफिक रीजंस है। तो पहले तो कोई ऊपरी उसमें देखता है तो सोचता है कि ओह बहुत मुश्किल है, चाहे बहुत, हम इसको हम क्यों करते हैं, कुछ मतलब नहीं है इसका। लेकिन जब आप तह में जाइए तो आपको पता चलता है कि आप एक स्पेशल कंट्री में पैदा हुए हो। आप एक, ये सब चीजें आप फॉलो, आपके दादा दादी या कोई भी जो फॉलो करता था, जिससे आपने सीखा है, तो वो क्यों करता था, जब आपको पता चलता है असलियत में, तो तब उसकी वैल्यू समझ में आती है। तो बहुत अच्छी बात यही कही चीज है। आपने, विरासत पे गर्व होता है। मैंने आपके परिवार को भी थोड़ा देखा है, तो आप 2 बच्चों की माता हैं और अच्छी होम मेकर रही हैं, आपने इतनी अच्छी गृहस्थी संभाली। तो क्या एक आयाम आया, आपको लगता है कि किसी डिप्लोमेट की वाइफ होने में डिफरेंट एक्शन करना होता है, डिफरेंटली मैनेज करना होता है चीज़ों को, या सामान्य जैसे पत्नियाँ होती हैं वैसे ही स्वभाव होता है परिवार के अंदर? हाँ, देखिए, जैसे कि ये तो है कि पोस्टिंग वाला जॉब है ये, आपको हर 3 साल में ये जाना होता है। और जैसे कि इंडिया में पोस्टिंग के जॉब्स होते हैं तो आपने स्टेट वाइज होगा तो स्टेट के अंदर ही आप वो करोगे, नहीं तो ऑल ओवर इंडिया करोगे। यहाँ ये है कि आप कंट्री टू कंट्री तो जाते ही हो, आप कॉन्टिनेंट में भी बदल जाता है आपका। तो लाइक जैसे हमारा फर्स्ट पोस्टिंग था पेरू, लैटिन अमेरिका। उसके बाद हम यूरोप में आए, रोम में, इटली आ गए। उसके बाद हम सीधे फिर नेपाल गए, तो एशिया पहुंच गए। तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और उस दौरान जैसे बच्चे छोटे हैं, बच्चों का आपको बहुत, जैसे मैंने ये ध्यान दिया कि हिंदी में बोले हम लोग घर के अंदर, बहुत इजी होता है, क्योंकि आप जिस माहौल में रह रहे हो, जो चारों तरफ है, टीवी आ रहा है, चाहे कुछ भी, आप किसी से बात भी कर रहे हो तो इंग्लिश में बात कर रहे हो, चाहे इटालियन में कर रहे हो, चाहे स्पेनिश में हो। तो हमने ये कोशिश करी कि घर में हम हिंदी बोले, और हिंदी बोले, और बच्चों को ताकि हिंदी आए। तो बच्चों का भी परवरिश ऐसे ही हुआ कि उनको 3-3 लैंग्वेजेस आते थे।
और उसके बाद उनको जो सीखना था हमने कहा वो सीखेंगे अपने आप। फ्रेंच सीखा, स्पेनिश सीखा, तो वो अपने आप सीखे। और ये था कि देखिए जिम्मेदारी काफी रहती है कि आपके मेरे पति जैसे कि इंडियन एम्बेसी में थे तो काफी जिम्मेदारी रहती है। और आप इंडिया में रहते हैं तो कई सुविधाएं जो मिलती हैं वो हम टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं, लेकिन ऐसा बाहर नहीं होता है। तो तो यहाँ पे बहुत सी चीजें आपको अपने आप करनी होती हैं, लेकिन सुविधाएं भी होती हैं दूसरे तरीके का। तो आपको बहुत पॉजिटिव, आई थिंक पॉजिटिव एटीट्यूड प्लेज अ ग्रेट रोल ओवर हियर। And the love that you have for your family, for your you know even for your traditions, कि बच्चों को ऐसे करके लाना है। तो वही सब चीजें हैं। जैसे मेरी बेटी है, उसको भी साड़ियाँ बहुत पसंद है, उसको भी। तो लेकिन वो सब चीज आपका, आप देखते हो कि वो एक सही रास्ते पे चीजें जा रही हैं। और बच्चे, बेटा भी उसी टाइप का है, तो कल्चर वही है, ये है। तो बड़ा अच्छा लगता है। मेहनत करनी पड़ती है और समय निकालना पड़ता है उसके लिए। और क्योंकि सब काम देखना है, हस्बैंड के साथ भी देखना है, और अपना ये भी चलाना है, और देन पोस्टिंग आती है, ये होता है। तो लेकिन वो बहुत अच्छे से हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। और क्योंकि देर there's lot of traveling, there's lot of meeting new friends, एंड तो ट्रैवलिंग भी एक तरीके का बहुत अच्छा लर्निंग है। मेरे दादाजी तो कहते थे कि अगर या तो खूब पढ़ना चाहिए या खूब घूमना चाहिए। दो तो घूमने से भी बहुत कुछ आदमी सीखता है, दूसरे कल्चर को देखता है, दूसरे बहुत सी बातें होती हैं। तो वो बच्चे भी ग्रहण करते हैं वो चीजें। तो बहुत सारी लर्निंग एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा आपने सारा अपना जीवन का बताया। और कोई भी इंस्टेंस अगर आपको जीवन में बचपन से लेके अभी तक जिसने आपके मस्तिष्क पे छाप छोड़ी हो, या कोई प्रेरणादायी कोई बात रही हो जिसने आपको जीवन में कहा हो ये टर्निंग पॉइंट है आपके लिए, तो आप अगर साझा करना चाहें। आई थिंक बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। एक बार मेरे इनका पति का ट्रांसफर का अफगानिस्तान हो गया था। तो अफगानिस्तान में थे, तो वो बहुत डिफिकल्ट टाइम था, और 2 साल के लिए हुआ था मिनिमम। तो हम लोग, और नॉन फैमिली स्टेशन है, तो हम लोग दिल्ली में थे, बच्चों को लेके मैं थी। तो अब जैसे यही सब होता है कि मैं अकेले बच्चों को लेके संभाल रही थी, और टीवी पे काफी आता है, और जब बल्कि वहीं पे रहो तो उतना कम लगेगा, लेकिन बाहर बहुत, बहुत मतलब, और ट्रबल टाइम था ही वो। मतलब इतने सारे एक्सप्लोजन्स होते थे, इतना उग्रवादी लोग का, इतना ज्यादा आतंकवादियों का वो चलता था कि आज ये हुआ तो वो हुआ, तो बहुत कुछ। तो वो बड़ा डिफिकल्ट टाइम था। और बच्चों को समझाना कि बच्चे छोटे हैं, तो भाई उनके दिमाग पे कुछ निगेटिव वो ना पड़े, तो उसको समझा के वो अच्छे से बोलना, ये वो। तो वो एक काफी टर्निंग पॉइंट था कि लाइफ में मतलब ऐसे भी होता है। और इट्स, और खासकर एक डिप्लोमेट का जो लाइफ है, उसकी फैमिली का लाइफ है, तो वो हम लोग अप्स एंड डाउन से भी जाते हैं। और एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट ग्लैमर, इट्स नॉट ओनली अबाउट मीटिंग डिग्निटरीज, और मीटिंग योर प्राइम मिनिस्टर एंड योर, मतलब फॉर्चुनेटली अच्छा लगता है अपने अपने भी देश के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, तो हम लोग एम्बेसी में ये करते हैं। तो लेकिन देर आर अदर थिंग्स विच आर इक्वली इम्पोर्टेंट, और जहाँ पे अपने आप को बहुत संभाल के, बहुत सोच विचार के, बच्चों को समझा के, फैमिली में वो रख के फिर चलना पड़ता है। और life is this only, life is not always bed of roses. So yeah, it's a good learning actually. यही एक पॉजिटिव शख्सियत की बात होती है कि वो हर परिस्थिति में अडेप्ट कर ले अच्छी तरह से।
और बिल्कुल। बिल्कुल, और बहुत अच्छे से आपने सारी बातों को इतना संयमित रूप से हमारे बीच में रखा है, और बहुत ही प्रेरणादायी है आपका जीवन। निसंदेह हम मिलते रहेंगे, और भी बातों पे और भी विषयों पे बात करेंगे। बहुत-बहुत आभार। आपने हमें इतना समय दिया अपने जीवन में से बहुमूल्य। थैंक यू सो मच। प्रणाम। आपको बहुत बहुत आभार और बहुत अच्छा लगा बात करके। धन्यवाद। धन्यवाद।